बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले तारीखी मुआहदे के बाद पूरी दुनिया ने इस मुआहदे को कैसे कवर किया, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ अखबारात और जरीदों में जो हेडलाइंस लगी वो इस मुआहदे की अहमियत को उजागर करती हैं। ये मुआहदा सिर्फ इस खित्ते में नहीं, अरब दुनिया में नहीं, खलीजी ममालिक में नहीं, बल्कि ग्लोबल जो चेंजेस हैं उनको हाईलाइट करता है। क्या जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है इस रीजन की, कौन से नए इत्तेहाद बन रहे हैं, उस तमाम तनाजुर में इस मुआहदे को देखा जा रहा है। सबसे अहम इसकी टाइमिंग है। एक ऐसे वक्त में ये मुआहदा हो रहा है जब कतर पर होने वाला इजरायली हमला पूरे अरब दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर चुका है। आइए सबसे पहले तो नज़र डालते हैं कि दुनिया ने इस मुआहदे को कैसे देखा, कैसे कवर किया। अगर हम बात करें अल जज़ीरा की तो जो हमें हाइलाइट्स नज़र आती हैं वो है जनाब के दे साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ये भी आपको तमाम हेडलाइंस में बहुत नज़र आएगा हाईलाइट होता हुआ। CNN ने लिखा जी कि सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट एज गल्फ अरब स्टेट्स ग्रो वेरी ऑफ US सिक्योरिटी गारंटीज। यानी कि जो अमेरिका की जानिब से उनको सिक्योरिटी की, सलामती की गारंटीज़ हैं, उस पर मशकूक होने के बाद जो है ये मुआहदा हो रहा है ऐसे वक्त में जब अरब ममालिक को लग रहा है कि शायद सिर्फ अमेरिका पर रिलायंस करना दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरीके से DW ने लिखा कि दोनों ममालिक ने एक डिफेंस का स्ट्रेटेजिक मुआहदा साइन किया है। रॉयटर्स लिखता है जी कि न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। अगेन एक बार फिर इसको हाईलाइट किया गया कि जो पाकिस्तान है वो एक एटमी ताकत है और उसके साथ सऊदी अरब ने एक मुआहदा किया है। गार्डियन लिखता है जी सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट एज रीजनल टेंशंस एस्केलेट। यानी कि जैसे ही खित्ते में जो तशवीश है और टेंशंस हैं वो बढ़ रही हैं, ऐसे वक्त में ये मुआहदा किया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि सऊदी अरेबिया साइंस अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान आफ्टर इजराइल्स अटैक ऑन कतर। तो इस अहम तरीन जो टाइमिंग की मैं बात कर रही हूँ उसमें जो कतर पर होने वाला हमला और उसके बाद अमेरिका की साख को होने वाला नुकसान वो एक बुनियादी नुक्ता बन गया है। और इसी तरीके से जनाब अगर हम भारत में देखें कि इसको कैसे देखा जा रहा है तो भारत जो है वो एक तरफ तो कह रहा है कि ये जो मुआहदा है क्या ये इस्लामिक नेटो बन रहा है, यानी कि वो नेटो जो आपको मगरबी और यूरोपीय दुनिया का इत्तेहाद एक नज़र आता है, ऐसा ही नेटो इस्लामी दुनिया में भी बनने जा रहा है। और इसका मतलब भारत के लिए क्या है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं जनाब कि जो सऊदी अरब की और पाकिस्तान का जो मुआहदा है उसके बाद जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर तवानाई और प्रोग्राम है वो सऊदी अरब को अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो टाइम्स ऑफ इजराइल है वो भी ये कहता है कि सऊदी अरेबिया साइंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। यानी कि इसराइल में भी ऐसे देखा जा रहा है ये एक एटमी ताकत के साथ सऊदी अरब ने एक मुआहदा किया है। ये तमाम हेडलाइंस ही बुनियादी तौर पर वो नुकात हैं जो आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करने हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दोनों तरफ जो एक गर्मजोशी है, एक जज्बाती लगाव है, एक तारीखी जो ताल्लुक है, कुर्बत है, उसको देखते हुए ये हैरत की बात नहीं है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इतना अहम दिफाई स्ट्रेटेजिक मुआहदा ऐसे वक्त में होना जब इस रीजन में, चाहे वो साउथ एशिया का रीजन हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हों, अरब दुनिया हो, मिडल ईस्ट हो, और ग्लोबल जो अलाइंसेस में चेंजेस आ रही हैं उसको देखते हुए ज़ाहिर इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जनाब आज के प्रोग्राम में हम ज़्यादा फोकस तो इसी मुआहदे और इसके इम्पैक्ट पर करेंगे। दूसरी जानिब जो तर्जुमान हैं पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बार फिर अफ़गान सरजमीन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने और भारत को जो एक प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का भारत का एक हमेशा से एक उनका डिज़ाइन रहा है, उसके हवाले से उन्होंने बात की है। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंसानी बुनियादों पर अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी में मुतअद्दिद बार तौसीह कर चुका है। 40 साल तक हमने लाखों अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी की है और उनकी बाइज़्ज़त वापसी के लिए हम मुनज़्ज़म तरीके से काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत की जो रियासती सरपरस्ती है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। हाजिर सर्विस जो अफसरान हैं फ़ौज के वो जो हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। एक तरफ तो जो भारत की दहशतगर्दी है उसके ऊपर ज़ाहिर है बार बार हम शवाहिद पेश कर रहे हैं, दूसरी जानिब
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे पर भारत के अंदर मोदी सरकार को अब जूते पड़ रहे हैं। उनके अपने जो हामी हैं वो भी अब उनका दिफा करने के काबिल नहीं रहे। वो कहते हैं आपकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करने चले थे आप दुनिया में और आप खुद तन्हा हो गए हैं और अब आप हमें जवाब दीजिए। कांग्रेस भी जवाब मांग रही है, मुबस्सर जो हैं वो भी मीडिया पे जवाब मांग रहे हैं मोदी साहब से, और मोदी साहब जो हैं वो अंदरूनी सियासी दबाव उन पे बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो उनकी साख है उस पर भी उनको बहुत नुकसान होता जा रहा है। आखिर में कुछ बात कर लेते हैं जनाब। बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने अपने और अपनी अहलिया को मसाइल का जिक्र भी किया है। तो आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि कुछ एक आध जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हवाले से भी हम शामिल कर लें। जनाब, सबसे पहले प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। जन साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तीसरे हिस्से में डॉक्टर हुमा बकाई हमें ज्वाइन करेंगी। जन साहब, बहुत स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, इसको तारीखी कहा जा रहा है। इसकी जो नोयत है आपको लगता है कि किस किस खित्ते पर असरअंदाज होने वाला है ये मुआहदा आने वाले दिनों में? ऑफ कोर्स एक बहुत ही बिग एक डिसीजन हुआ है जिसने खित्ते की भी इसकी इम्प्लीकेशन है और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जो असेसमेंट्स हैं वो ये हैं कि ये 21वीं सदी जो है ये एक ट्रांजिशन की सदी है जिसके अंदर जो फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ग्लोबल वो वेस्ट से ईस्ट को मूव कर रहा है। देयरफॉर यूनिपोलर वर्ल्ड रियल सेंस में अभी यूनिपोलर नहीं रही क्योंकि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इरोड हो रही है, और ना ही ये अभी मल्टीपोलर इन ट्रू सेंस बनी है क्योंकि इत्तेहाद रशिया चाइना का तो है लेकिन दे आर टॉकिंग ऑफ पीस और दे आर स्टिल अपनी एक एफर्ट में लगे हुए हैं। लेकिन अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी की ताकत है या आर्म फोर्सेस की है वो अनडाउटेडली दुनिया के अंदर नंबर 1 है। तो ऐसे हालात के अंदर जिन लोगों को सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ने दी हुई है मिडिल ईस्ट में और उनको अरबों डॉलर का असला बेचते हैं, तो उनकी ये जब इजराइल ने एक तो ग्रेटर इजराइल का नक्शा निकाला जिसके अंदर आप देखें ये एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने वो नक्शा दिया है जिसमें मदीना शरीफ भी शामिल है जी। और उधर से राइट और लेफ्ट और ग्रेटर इजराइल। और सेकेंडली फिर आप देखें कि उसके इरादे, नंबर 2 फिर उसका ये इतना ज्यादा जुर्रत के वो अटैक कर रहे हैं कतर के ऊपर और उसके ऊपर अमेरिका खामोश है। और फिर आप ये देखें कि अमेरिका जो है वो 2 नेशन पैलेस्टाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इसी सिक्योरिटी काउंसिल उसको एंडोर्स कर रही है और जो क्रेडिबिलिटी है वो चूंकि इरोड हुई है, दैट इज द रीजन के फिर इन मुल्कों को अपने दिफा के लिए हाथ पांव मारने पड़े। जो इस पूरे रीजन में ताकत का तवाज़ुन है वो भी बदल गया है और जो इत्तेहाद हैं वो भी शायद हमें बिल्कुल बदलते हुए और नई जहतों के साथ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका सऊदी अरब का करीबी है, सऊदी अरब के भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखें, सऊदी अरेबिया का अमेरिका से अच्छा ताल्लुक है, इट इज गुड बिकॉज आई एम श्योर कि सऊदी अरेबिया के पास सारी टेक्नोलॉजी F-16, F-15, यूरो फाइटर और बहुत से मिसाइलों का ये सारा उनका वेस्टर्न, तो आई एम श्योर कि उन्होंने उनके साथ भी अपना एक कॉन्फिडेंस में लिया होगा और ये एक गुड थिंग है। सेकेंडली कि सऊदी अरेबिया के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसको भी अगर पॉजिटिव सेंस में लें तो आई एम श्योर कि उनकी एक ट्रेड है $100 बिलियन की और मुआहदे साइन किए हुए हैं। तो सऊदी अरेबिया इंडिया को बताएगा कि रेफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पंगा विद पाकिस्तान। आपने पहले भी जारियत की है, आइंदा भी आपके जब इलेक्शन होते हैं, अभी इनके बिहार के इलेक्शन है नवंबर में, और उसमें अगर बीजेपी हार जाए तो बीजेपी की फिर ये डाउन स्लाइड है, फिर वो बंगाल भी नहीं जीत सकते और फिर इनका कांटा निकल जाएगा। इसलिए वो फिर अभी शरारत करने के मूड में थे, तो उसको रोकने के लिए भी सऊदी अरेबिया का लिंक जो है वो बेटर यूज हो सकता है। सर, दो इसके पहलू हैं। एक तरफ तो ये कि मिल के आपने जवाब देना है, दूसरी तरफ ये कि
جو ڈیٹرنس ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک لیول جو ہے وہ ایک لیئر مزید اب ایڈ ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا اتحاد ہے تو وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی؟ اور نہ صرف ڈیٹرنس جن صاحب، بلکہ دوسرا یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ کیا اس میں دیگر ملکوں کو بھی اس طرح کے معاہدوں کا حصہ بننا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عرب دنیا کے اور مسلم دنیا کے دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، میرے خیال میں OIC کو پوٹنٹ بنانے کے لیے یہ پہلی ایک برک ہے جو رکھی گئی ہے اور بڑی ساؤنڈ سلیب ڈالی گئی ہے۔ اس کے اوپر جو کنٹریز سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی سلامتی کے خطرات ہیں اور وہ اس اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں۔ اس میں گلف کی یہ جو کنٹریز ہیں، یہ UAE وغیرہ ہیں، بحرین ہے، قطر ہے، یہ اگر یہ سمجھیں تو اس میں ان کو بھی ایک امبریلا اتنی بڑی فورس کا مل سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گی کہ یہ جو مسلم دنیا کے بڑے ملک ہیں نا، جس میں مثلا پاکستان ہے، ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے، ایجپٹ ہے، ایران ہے، ان کے بجٹ سارے ملائیں ڈیفنس کے تو وہ $162 بلین بنتا ہے اینول۔ حالانکہ جو دنیا کا تیسرا اسٹرانگسٹ ملک ہے رشیا، اس کا $126 بلین ہے۔ تو اس لیے اگر یہ متحد ہو کے ایک اورا کریٹ کریں، ناٹ فار اینی اوفینسو، یہ کوئی ایسا ڈیزائن نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے کانٹیننٹوں پہ حملے کرنے ہیں، اپنے ڈیفنس کے لیے اور اپنی آبرو کو بحال کرنے کے لیے، چونکہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے بوسنیا میں ہوا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پیلسٹائن کے اندر کیا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ان چیزوں کو روکنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس ایک ساؤنڈ وائس ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور بعد میں لیٹر آل تو ٹرکی نیٹو کا اتحادی ضرور ہے، لیکن وہ ان کو ٹرکی کو لفٹ نہیں کراتے۔ وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ادھر ہے انڈونیشیا کے پاس بھی ڈیفنس بجٹ میں، اگر ہماری پروفیشنل ریٹنگ دنیا میں 12ویں ہے تو انڈونیشیا کی 13ویں ہے، 13th ہے وہ ایک کمبیٹ وردینس، ان کے پاس رافیل جہاز ہیں۔ یہ ساری طاقتیں اگر اکٹھی ہو کے اپنے مفادات کے لیے یہ کہیں، جیسے نیٹو نے کہا ہوا ہے کہ ایک کنٹری پہ حملہ سب پہ حملہ تصور ہوگا، تو پھر ان کے حقوق کو سلب کوئی نہیں کر سکتا، اور پھر یہ اسرائیل کو اتنی چھٹی بھی نہیں مل سکتی کہ وہ تباہی اور بربادی اس طرح مطلب دن دناتا پھرے وداؤٹ اینی خوف بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کی، آپ نے گفتگو سنی ہے جی۔ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ فواد چودھری صاحب سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان تمام ڈیولپمنٹس پہ ان کی رائے بھی پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور اب ہم بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے، جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ بہت شکریہ فواد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، آج پوری دنیا میں جو ہیڈ لائن ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے اس پر ہی ساری دنیا بات بھی کر رہی ہے، سب کی نظریں اس پہ ہیں۔ اس کا ایک خاص تناظر بھارت کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات رہے ہیں، اور حال ہی میں جو بھارت نے ایک حملہ پاکستان پہ کیا تھا، اس کو لے کے بھی اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے اندر آپ نے دیکھا کہ کوئی میڈیا اس کو اسلامی نیٹو کا نام دے رہا ہے، دوسری طرف کانگریس ہو یا تجزیہ کار ہوں، وہ مودی صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی برے طریقے سے ناکام ہو گئی ہے۔ آپ اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں اس ریجن میں، گلف اور جو عرب ممالک ہیں اس ریجن میں، اور گلوبل اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ لیکن گلوبل امپیکٹ تو بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ آپ تو سب سے پہلے تو مڈل ایسٹ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے ٹرکس جو ہیں بہت طویل عرصہ انہوں نے مشرق وسطیٰ پہ حکومت کی، عباسی جو خلافت تھی۔ پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب عباسی خلافت ختم ہوتی ہے، اور تو اس کے بعد برٹش جو ہیں انہوں نے مڈل ایسٹ کا دفاعی کنٹرول سنبھال لیا، اور پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو یہ برٹش پیٹرولیم نے اس سارے خطے کو کارو کیا، لیکن اس کا جو کنٹرول ہے وہ چلا گیا امریکہ کے پاس۔ اب یہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد پہلا موقع ہے کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اپنا جو دفاع ہے اس کو ڈائیورسیفائی کیا ہے، اور پاکستان کو ایک بہت اہم ذمہ داری جو ہے وہ ملی ہے مڈل ایسٹ میں۔ جتنی ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اس میں آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، کہیں ظاہر ہے اس میں
मानी खेज भी कुछ लोगों ने बात की है, कुछ इदारिये, कुछ जो हेडलाइंस हैं, लेकिन बहरहाल ये आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है पाकिस्तान। सो इस मुआहदे में ये सिर्फ एटमी मुल्क नहीं है, वो फौजी और किस मुल्क के पास है। यानी अगर आप देखें कि 6 लाख की स्टैंडिंग आर्मी तो किसी और इस्लामी मुल्क को भी उसके करीब भी नहीं है। खुद इजराइल जो है उसकी स्टैंडिंग आर्मी सिर्फ 1,70,000 के करीब है। सो इतनी बड़ी फौज तो और किसी मुल्क के पास है नहीं, है ना। एटमी ताकत का इशू जो है वो तो ज्यादा इजराइल उठा रहा है, जो बुनियादी तौर के ऊपर ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान असल में एटमी मुआवनत देगा सऊदी अरेबिया को, जो जाहिर है कि मुमकिन नहीं है। हम एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो हमारा मामला है उसके ऊपर हम बड़े कमिटेड हैं और हमने बड़ी एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, तो उसके ऊपर तो कोई ज़्यादा बात होनी भी नहीं चाहिए। ये तो एक इजराइल का प्रोपेगेंडा जो है वो रहेगा। और भारत हमें का भी, actually भारत भी यही कह रहा है कि हाँ, ये भारत भी यही कह रहा है। असल में भारत और इसराइल तो एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इसको उठाएंगे, करेंगे, और उनकी कोशिश है कि ये मामला जो है वो जाए। लेकिन जाहिर है कि हम तो इसको नहीं जो है वो तस्लीम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि देखिए, ये असल में तो कतर के ऊपर जब हमला हुआ है, ऐसे एक तो अमेरिका का बड़ा नुकसान किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने जो अमेरिका के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप था अरब दुनिया का, वो ख़त्म हुआ है। और अब वो समझते हैं कि इनके ऊपर हम जितना भी पैसा लगा लें हम महफूज नहीं हैं। और दूसरा इसका मुझे लगता है यही है कि जिस तरह से आपने देखा है कि ये एक डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन हुई है, उसमें उन्होंने उसको अपना हिस्सा डाला है पाकिस्तान का। अब इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी है वो भी आपको नजर आएगी, और चाइना जो है वो अब अरब ममालिक के साथ ज्यादा एक्टिव होगा। अच्छा। तो अमेरिका का इसमें इजराइल और का जो कतर का हमला है, ये सबसे ज्यादा महंगा तो अमेरिका को पड़ा है, जिसका एक तो भरम खत्म हो गया है, फिर उसका जो इकोनॉमिक और डिफेंस का जो नुकसान है वो बहुत होगा। अच्छा, भारत के अंदर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इस पे आड़े हाथों लिया जा रहा है मोदी साहब को, और उनकी खारजा पॉलिसी जाहिर है वो पाकिस्तान की नफरत अंगेज़ी पर मबनी ही सियासत करते रहे हैं। अब ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान को तनहा करने का उनका मंसूबा था वो तो हमेशा के लिए शायद ख़त्म हो गया। आप कह रहे हैं कि जो प्रॉक्सीज के ज़रिए अनरेस्ट है वो तो पाकिस्तान के अंदर भारत करेगा, ज़ाहिर है वो अपने डिज़ाइन से बाज नहीं आएगा। लेकिन डू यू थिंक कि जैसे अभी उन्होंने एक बराह रास्त जहारियत की, बैनुल-अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी की, ऐसा कोई ज़्यादा इम्कान दूर हो गए हैं इस मुआहदे के बाद, और जो इस पूरे रीजन में नए अलाइंसेस बन रहे हैं, जो पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे आया है, जो पाकिस्तान अमेरिका के करीब हुआ है, वो ज़रा मजीद दूर हो गया? मोदी साहब अब कोई बराह रास्त नहीं जारहाना कार्रवाई कर पाएंगे? वो उसकी बैनुल-अक़वामी से ज्यादा जो हिंदुस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी अब इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई जारहाना कार्रवाई कर सके। उसकी वजह यह है कि जो नरेंद्र मोदी का इस वक्त का जो मंजरनामा है भारत के अंदर, वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं और उनकी अपोजिशन जो है वो स्ट्रांग हो रही है। अभी आप बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, आप उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अपनी इंटरनल पोजीशन जो है वो बड़ी कमज़ोर हुई है। और स्पेशली उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो बिल्कुल ही देखिए ना बच्चों वाली थी, कि आप ये करें कि हम अमेरिका से भी दोस्ती हम रखेंगे, लेकिन रशिया से भी हम तेल सस्ता लेंगे, और चीन से भी दोस्ती रखेंगे, लेकिन हमने ताइवान को भी जो है वो अपने साथ रखना है, और फिर हमने सऊदी अरेबिया और यूएई को भी साथ रखना है, लेकिन हमने एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स भी करनी है। सो ये तो गुब्बारा फटना ही था। नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिक्स चला रहे थे इंटरनेशनल, वो तो फटना ही था और वो फट गया है। और अब उनको ना चीन की एतमाद हासिल है, ना अमेरिका का एतमाद हासिल है। अमेरिका ने तो आपने देख ही लिया कि कल चाबहार में जो कंसेशन दी थी वो भी वापस ले ली, टैरिफ जो हैं वो तो हैं ही हैं। और रशिया इस पोजीशन में नहीं है कि उनको सपोर्ट कर सके। नरेंद्र मोदी का जाना तो ठहर गया है, ये तो अब सुबह गया या शाम गया, और मुझे उम्मीद यही है कि जब एक दफ़ा भारत में जो अपोजिशन है वो हुकूमत में आती है तो वो ताल्लुकात एक्चुअली पाकिस्तान से बेहतर करेंगे। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है, हिंदुस्तान के लोग तो पाकिस्तान के बारे में उस तरह नहीं सोचते जिस तरह से ये हिंदुवाता के जो पैरोकार हैं ये सोचते हैं। सो वो तो इंशाल्लाह बेहतरी उसमें जो है वो आएगी। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में फॉर द टाइम बीइंग, जिस तरह आपने कहा कि जो प्रॉक्सीज हैं उससे हमें होशियार रहने की जरूरत है, और इसीलिए
पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ ही मैं आखिर में आपसे आपका कमेंट लेना चाहती थी। बानी पीजा इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है जो उनकी बहन देने गई थी, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि शायद वो लतीफ़ कोसा साहब जो हैं वो उन्होंने दे दिया है चीफ जस्टिस साहब को। आपकी नज़र से गुजरा उसका मतन जिसमें उन्होंने अपने ऊपर और अपनी अहलिया पर इंसाफ के दरवाजे बंद होने की शिकायत की है। ज़ाहिर है उनके केसेस अदालतों में हैं। आपको लगता है इस तरह के खतूत या ये जो राब्ता है चीफ जस्टिस साहब से, इस कोशिश से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, चीफ जस्टिस और जजों का हाल तो आपने देख ही लिया। आज सारे जज जिस तरह से बेचारे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। पाकिस्तान में जुडिशरी से रिलीफ की तो ना इस वक्त इदारे कोई इंडिपेंडेंट हैं, जमहूरियत आइन वगैरह तो पाकिस्तान में अभी एक बिल्कुल बहुत पीछे चला गया। असल में तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है पीटीआई की, उसका प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और वही फेस करते रहेंगे। जजों से इतनी ज़्यादा तवक्को जो है वो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, इंसाफ के दरवाजे मुकम्मल बंद हैं, अदालतों के दरवाजे जजों के लिए बंद हो गए हैं, तो बाकियों का क्या होना है। और जाहिर है पाकिस्तान को इसीलिए एक सियासी इस्तेहकाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और यही मेरे ख्याल के अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त चूंकि इतना बड़ा बूस्ट मिला है पाकिस्तान को इंटरनेशनली, हाँ, उसका ग्लोबल इमेज फायदा हमारा उठाते बहुत हुए बेहतर हुआ है। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से और पोजीशन हमारी बेहतर हुई है, उससे फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त जो इमरान खान है, पाकिस्तान के अवाम का लीडर तो इमरान खान, और बड़ा ज़रूरी है कि उनके साथ बातचीत शुरू की जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और पाकिस्तान के अंदर सियासी टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। ये बहुत अहम जी, लेकिन अब एक ब्रीफ सा कमेंट, वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया। आपने कहा अवाम का लीडर, लेकिन वो जो एक अवामी तहरीक का जोश जज्बा और वलवला होता है, पीटीआई कई बार ऐलानात और कोशिशें करने के बावजूद वो दिखा नहीं पाई जिस ताकत का आप इजहार कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि वो है इमरान वो खान। दिखाना, वो अल्लाह ना करे कि उस तरह की तहरीक चले भी, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं होगी ना। अगर लेट से अगर नाकाम हो रही है तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हाँ, वो लेकिन कामयाब पीटीआई होती है को तो उसका नुकसान हो रहा है ना। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त तकसीम है। इतनी तकसीम में जो तहरीक है, अगर वो चल पड़े तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर है कि हुक्मरानों को चाहिए कि बातचीत करें। टेम्परेचर नीचे रखें और बातचीत के जरिए हम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें। जी, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनल करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद होंगी। इस रीजन में जो बदलती भी सूरत हाल है उसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में और पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले इस बहुत ही अहम और तारीखी स्ट्रेटेजिक मुआहदे की, जो दिफा के हवाले से है। म्यूचुअल एक ऐसा मुआहदा है जिसमें हेडलाइन यही है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर होगा। नेटो के का जो कह लीजिए कि मुआहदा है उसमें भी ऐसा ही एक उसमें भी शिक शामिल है। लेकिन इसके पूरी दुनिया में अगर आप हेडलाइंस देखें तो उसमें पाकिस्तान का एटमी मुल्क होना बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया गया है। और फिर भारत और इजराइल दो रीजन्स में जिस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं जारहाना, उसके तनाजुर में, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स के का जो सिक्योरिटी का अम्ब्रेला जो इजराइल ने ख़राब किया दोहा पर हमला करके, उसके तनाजुर में इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, पाकिस्तान का एक मारूफ नाम जो कि माहिर है अक़वामी उमूर की, डिफेंस के मामलात की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, आप इसको क्या समझती हैं कि ये ज़ाहिर है इस पर बातचीत तो बहुत अरसे से हो रही थी, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताउन भी बड़े अरसे से जारी है, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसे वक्त में जहां एक हफ्ता कबल इजराइल ने कतर पर हमला किया और उसके बाद खलीजी ममालिक, अरब ममालिक में शदीद तशवीश पाई गई, और सदर ट्रंप जो हैं वो अपने आप को उन्होंने डिस्टेंस तो किया, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पे बड़े संजीदा सवालात उठे इस हमले के बाद। टाइमिंग क्या देखती हैं आप इसकी? टाइमिंग तो क्रिटिकल है, बावजूद इसके कि सऊदी अरब ने कहा कि ये किसी ख़ास वाक़े की वजह से नहीं हुआ है, नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ थिंग्स है। लेकिन जितने भी मुबसरीन हैं उनका ख़्याल है कि जो दोहा का वाक़या था और उससे पहले जो 6 कैपिटल्स पे
अटैक हुआ इज़राइल का, और जो इज़राइल आपको इस वक्त अनरिस्ट्रेनेबल नज़र आता है। जिस वक्त दोहा पे भी अटैक हो रहा था उस वक्त भी गज़ा पे अटैक था, और वो बग़ैर किसी इबहाम के कहते हैं कि हम गज़ा को एक रियल स्टेट एंटिटी को तौर पे देखते हैं और उसे उस तौर डेवलप करेंगे। यानी जो पैलेस्टीनियन स्टेट है उसके बारे में जो दीगर ममालिक बात कर रहे हैं, इज़राइल के जहन में वो हरगिज़ नहीं है। और ऐसा लगता है कि इज़राइल वो जो नक्शों में बात थी, जो नक्शे दिखाए जाते थे, उस नक्शों को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक नक्शा बहुत मशहूर है जिसमें सऊदी अरब भी ग्रेटर इज़राइल का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि क्या इज़राइल के जहन में वो नक्शा है जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर का बहाना कर कर गज़ा और वेस्ट बैंक में शुरू हुई है, और अब गल्फ स्टेट्स और अरब वर्ल्ड्स दोनों को ये लगता है कि शायद हमें अपना सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रक्ट डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। जो सिर्फ अमेरिका पे इन्हसार था, वहाँ शायद थोड़ी सी स्केप्टिसिज्म है। अच्छा, जो इसमें पाकिस्तान का सेंटर स्टेज पे आना है, वो आप क्या समझती हैं कि इसमें मई की जंग ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है? क्योंकि जो पाकिस्तान की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है उसमें जो इजाफा हुआ, वहाँ पे सऊदी अरब के साथ तो हमारे देरीना ताल्लुकात हैं, लेकिन आप देखिए कि बहुत गर्मजोशी आई अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में भी। तो पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज पे आया है। भारत के अंदर मोदी साहब को इस कदर तनकीद का सामना है अपनी फॉरेन पॉलिसी में नाकामी पर, तो आपको लगता है कि इस पूरे खित्ते में जो वाशिंगटन पोस्ट और दीगर जरीदे लिख रहे थे कि अमेरिका भी पाकिस्तान को एक स्टेबलाइजर के तौर पर देख रहा है, उसी की तौसीक है ये मुआहिदा भी? तंजीला, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उस डेवलपमेंट को जो चीज़ों पे गहरी नज़र रखते थे, उन्होंने कहा था कि ये जो मई की जंग थी पाकिस्तान इंडिया के बीच में, इसने साउथ एशिया का तो पावर डायनेमिक्स तब्दील किए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके ग्लोबल असरात भी हैं। और मैं अगर आप ही की बात को आगे लेके बढ़ूं तो आप देखिए ना कि पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर बहुत अरसे से था, लेकिन पाकिस्तान की जो एयर वॉरफेयर की एक्सपर्टीज स्टैब्लिश हुई और उसके जोड़ दीजिए चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये जो एक नया कॉन्स्ट्रक्ट दुनिया को नज़र आया, इससे वेस्टर्न कैपिटल्स में सोच उभरी है बशमूल अमेरिका के, और जाहिर है कि गल्फ स्टेट्स में भी, और उन्होंने तो फ़ौरन उसके हवाले से समझिए स्टेप भी ले लिया। तो ये जो मुआहिदा हुआ है, एक तो हम हमेशा से सऊदी अरब के साथ खड़े थे, सॉलिडारिटी भी थी, भाईचारा भी था, इस्लामिक डायमेंशन भी थी, लेकिन इस वक्त हम इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया हमारा रिश्ता उनके साथ। और क्योंकि म्यूचुअल कहा गया है, यानी अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मसला आता है तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है। इससे जाहिर है, जैसे आपने कहा, कि इंडिया में एक खलबली उठी है। आज DG ISPR ने उनका जो इंटरव्यू ऑन एयर हुआ उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि भारतीय जो रियासती सरपरस्ती है उसमें अफ़गानिस्तान सरजमीन पे पाकिस्तान के दुश्मनों को फंड करते हुए और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के तमाम जो तरीक़ेकार हैं वो जारी रखे हुए हैं। क्या तरीका करे पाकिस्तान इसको रोकने का? मतलब हम आवाज़ उठा चुके हैं, शवाहिद दे चुके हैं, जितना सलामत उनके एजेंट्स पकड़ के दुनिया के सामने दिखा चुके हैं, मतलब और क्या करें? देखिए, अभी ये आप सब बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन अब तक जो मोदी हुकूमत बिलखुसूस और इंडिया बिलउमूम फ़ायदा उठाता था अपनी कन्वर्जेंस अमेरिका के साथ, वाशिंगटन के साथ, जहां वो उसको पता था कि उसकी पुष्टपनाही भी होगी और नज़रपोशी भी होगी। तो मोदी टेरर स्पॉन्सरिंग करता है अपने मुल्क में भी, कश्मीर में भी, गुजरात में भी, और पाकिस्तान में भी, और कनाडा में भी, और अमेरिका में भी, और ब्रिटेन में भी। हमारा नैरेटिव पहले उस तौर समझिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, और पाकिस्तान, इंडिया उंगली उठाता था और पाकिस्तान डिफेंसिव पे चला जाता था। अब के जब पहलगाम का अटैक हुआ और एक दफ़ा फिर इंडिया ने वायलेंस फॉर वोट्स की स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए बिहार के इलेक्शंस में फ़ायदा उठाने की कोशिश की, वो लिटरली इट एक्सप्लोडेड इन देयर फेस, इट बैकफायर्ड। और पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट के साथ समझिए
पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ और फ्रंट्स पर इसका जवाब दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसके बहुत सारे बायर्स मौजूद हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि हम पूरे ज़ोर शोर से, मैं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ तंजीला आपके प्रोग्राम के तवसुत से, और ये बात मैं और जगह भी कह रही हूँ, जितनी एविडेंस इस वक्त हमारे पास है इंडिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की, बी इट पर्सनल बी इट फंडिंग, और जहाँ रियासत लिटरली समझिए टेररिज्म की रियासत उसको स्पॉन्सर करता है, और अगर इसको डिडक्टिव लॉजिक के तौर पे लेके जाया जाए, एट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए, कोई वजह नहीं है कि इस वक्त सवाल ना उठे भारत के किरदार पर, और ये कि उसको फैक्ट ऑफ लिस्ट में होना चाहिए। अभी तक वो बॉक्सेस टिक करता है, और अगर एविडेंस मिलती भी थी तो नजरपोशी होती थी। सही, मेरा ख्याल है ठीक कि है। अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसकी भारत को भी शाउट आउट करके इसकी सजा दे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बकाई, आपने गुफ्तगू सुनी है जी। हुमा बकाई की आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।